बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की नई किताब में इतिहास के पन्नों को अलग ही तरह से देखने की कोशिश की गई। 8वीं की इस किताब में मध्यकालीन भारत के इतिहास, खासकर मुगल काल पर एक नया दृष्टिकोण सामने रखा गया, जिसमें मुगल शासक अकबर को महान के बजाय उसे शासन में हिंदुओं पर हुआ क्रूरता का जिक्र किया गया। अब इस बदलाव पर बहस छिड़ गई। हर कोई समझने का प्रयास कर रहा है, क्या वाकई एनसीईआरटी की किताब में जो बदलाव किए गए वो इतिहास के डार्क चैप्टर को खोलने के प्रयास हैं, या फिर शिक्षा का भगवा करना है, या फिर मुगलों का जिक्र करके नन्हे मासूम दिमागों को नफरती बनाने की कोशिश। अब दोस्तों, इस पर चर्चा करने के लिए आज तक के हल्ला बोल कार्यक्रम, जिसे पत्रकार अंजना ओम कश्यप करती है, इस पर बहस शुरू हुई। इस दौरान अंजना ओम कश्यप ने बहस के लिए इतिहासकार रुचिका शर्मा को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि अब अंजना ने उनका इंट्रोडक्शन तो दिया, तो पहली गलती वही कर दी, उन्हें स्टूडेंट बता दिया। अब इसका करेक्शन खुद रुचिका शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि मैंने जेएनयू से पीएचडी इतिहास में की है, मैं अभी पढ़ाती हूँ। फिर इसके बाद में इतिहासकार रुचिका शर्मा कहती हैं कि मुझे एनसीईआरटी में रिसेंट चेंज से दो समस्याएं हैं, काफी कुछ झूठ लिखा गया है। मैं आपको फैक्ट बताऊंगी, एनसीईआरटी ने काफी कुछ इतिहास अधूरा बताया। जजिया पर इतना डिस्कस हो रहा था। सबसे पहले मैं बताऊं कि अकबर ने सत्ता में आने के बाद में बनाया था, यह बात बिल्कुल ही गलत है। अकबर का शासन शुरू होता 1560 में और 1562 में उन्होंने जजिया को खत्म कर दिया। वो सबसे युवा शासक थे और उसी दौरान उन्होंने यह फैसला ले लिया था। उनके डिसीजन के बारे में आईने अकबरी में भी कहा गया है, क्योंकि ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड टेक्स्ट है, तो इसलिए इस टेक्स्ट को खत्म करना जरूरी है। तो जो एनसीईआरटी में बदलाव किए गए उसको जगह नहीं मिली। अब अगर एनसीईआरटी ये लिखता है कि जजिया इसलिए लगा गया क्योंकि लोग कन्वर्ट हो जाएं, मुसलमान बन जाएं, ताकि उन्हें जजिया ना देना पड़े, ये कौन से सोर्स में लिखा गया है? एनसीईआरटी को आरटीआई डालना चाहूंगी और मैं पूछना चाहूंगी, ये रुचिका शर्मा कहती हैं। वो आगे कहते हैं कि आपने कौन से सोर्स में अकबर के बाद की और उनसे पहले की, कभी भी जब से जजिया इस्लामिक वर्ल्ड में लागू हुआ, कहां लिखा हुआ है? ये कन्वर्ट कराना चाहते थे, पता नहीं ये कहां से आइडिया आ रहा है। आप अपनी बातचीत मिला रहे हैं। दूसरी बात आप करते हैं कत्लेआम की। कौन सा राजा है किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है और प्रेम से कहता है कि अपना क्षेत्र आप मुझे दे दीजिए? क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा के क्षेत्र में जाकर के लूटपाट नहीं मचाई? शिवाजी मुझे याद आते हैं। कर्नाटका में जो चिक्का राजा बोडियार थे, वो खुद हिंदू राजा थे। उनके खिलाफ जब कर्नाटका में उन्होंने अटैक किया श्रीरंगपट्टनम में, तो वो बाकायदा लिखा हुआ है, उन्होंने आसपास की सारी जगहों को लूट लिया। फिर आप चोला को ले लीजिए। 11वीं सेंचुरी के शासक चोला महान शासक थे, यहां तक दोस्तों रुचिका शर्मा बोलती हैं। तभी अंजना ओम कश्यप ने उन्हें टोक दिया। एक तरीके से मुझे लगा कि वो छत्रपति शिवाजी का नाम लेकर के उन्हें डराने का प्रयास किया। इसके बाद में रुचिका कहती हैं कि वो फैक्ट पर अपनी बात रख रही हैं, इससे अगर किसी को चोट पहुंचती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों फिर अंजना ओम कश्यप टोकती है और काउंटर में एक प्रश्न करती हैं, विदेशी यहां पर आक्रांता आए, जो यहां के राजा थे उनमें आप कोई भी अंतर करने को तैयार नहीं। मेरा प्रश्न आपसे बस इतना है कि यहां पर भी राजा थे, सब अपना साम्राज्य फैलाने के लिए युद्ध लड़ते थे, लेकिन जब विदेशी यहां पर आकर के आक्रमण करके यहां पर लोगों को गुलाम बना रहे थे तो जजिया लगा रहे थे। आप दोनों को एक तराजू में कैसे तोल सकते हैं? इस पर रुचिका कहती हैं कि सबसे पहली बात तो अगर विदेशी मारे तो वो ज्यादा गलत और देशी मारे तो कम गलत, ये मैं नहीं मानती। दूसरी बात यह कि विदेशी का क्या कॉन्सेप्ट है? आप और मैं बिल्कुल विदेशी हैं। आर्यन 1500 बीसी में ईरान से यहां पर आए, तो पूरा का पूरा इंडिया ही इस समय आप अपना डीएनए चेक करा लीजिए। 2019 में 2 स्टडीज करा लीजिए, वो कहते हैं कि भारत में 30% से ज्यादा आर्यन है। तो फिर अंजना ओम कश्यप रुचिका शर्मा से सवाल करती हैं, तो आप मानती हैं कि अकबर ने 30,000 लोगों को मारने का आदेश दिया था और काफिर की बात की थी? तब रुचिका कहती हैं कि मैं ये स्वीकार करती हूं कि कोई भी ऐसा राजा नहीं जो कत्लेआम ना किया हो। अकबर के 45 साल के शासन में आपको सिर्फ एक इंसिडेंट मिलता है और आप उसको क्रूर बताने लगी।
तो दोस्तों, अंजना ओम कश्यप और रुचिका शर्मा के बीच का ये हॉट टॉक, जिसे आपने इस वक्त आपको मैंने बताया, चर्चा का मुख्य विषय जजिया कर और ऐतिहासिक घटनाओं जैसे कि 30,000 लोगों के कथित कत्लेआम से संबंधित था। रुचिका शर्मा ने इन मुद्दों पर तथ्यपरक जवाब देने की कोशिश की, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र भी शामिल था। अंजना ने रुचिका शर्मा को उनके तथ्यपूर्ण जवाबों के बावजूद बार बार टोका, विषय को अपने मुताबिक ले जाने की कोशिश की। अब सोशल मीडिया पर कुछ यूजर ने अंजना पर आरोप लगाया कि वो रुचिका को सच्चाई बोलने से रोक रही थी। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत वो लिखते हैं, रुचिका शर्मा ने सारे एजेंडे को ध्वस्त कर दिया। आप सलामत रहिए, सच के जरिए झूठ को हराते रहिए, हर नागरिक के सुनने लायक तथ्य है। दोस्तों, एनसीईआरटी का कहना है कि इतिहास के कुछ अंधकारमय अवधि को समझना जरूरी है। उनके साथ ही किताब के एक अध्याय में कहा गया कि अतीत की घटनाओं के लिए अब किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के अनुसार एनसीईआरटी की नई किताब में लिखा गया है कि चित्तौड़ के किले पर कब्जे के दौरान अकबर की उम्र 25 साल थी। उन्होंने 30,000 नागरिकों के जनसंहार के साथ बच्चों और महिलाओं को गुलाम बनाने का फरमान जारी किया। इस किताब में अकबर के हवाले से कहा गया कि हमने काफिरों के कई किलों कस्बों पर कब्जा कर लिया और वहां इस्लाम की स्थापना की। खून की प्यासी तलवारों की मदद से हमने उनके मन से काफिरों के निशान मिटा दिए। हमने वहां के मंदिरों को नष्ट किया। किताब में लिखा है कि अकबर अपने बाद के शासन में शांति और सद्भावना की बात करने लगते हैं। इस पर दोस्तों, मशहूर इतिहासकार सैयद इरफान हबीब कहते हैं, आप जिस इतिहास का अंधकारमय अध्याय कर रहे हैं उसी में रामचरितमानस लिखी गई। तुलसीदास, कबीर, अब्दुल रहीम खाना, मलिक मोहम्मद जायसी जैसे हस्तियां इस अवधि में अपनी बेहतरीन रचनाएं लिख रही थीं। क्या इतिहास का अंधकारमय अध्याय है? इरफान हबीब आके कहते हैं कि बाबर का इतिहास मुश्किल से 4 साल का है। मध्यकालीन समय के शासक हैं, तब शासन संविधान नहीं तलवार के दम पर चलता था। इसमें धर्म आता ही नहीं है। उस अवधि में यूरोप में भी यही हो रहा था। उस वक्त तलवारों से ही फैसले होते थे। 400 साल पुराने बात पर आप कुछ भी कह दीजिए, साफ है। दोस्तों, पूरी पीढ़ी को ऐसी किताबें दी जा रही है जो डिस्कनेक्टेड इतिहास पढ़ेंगे। इसमें कई तरह के गैप्स होंगे। ये भले डिस्क्लेमर लगा रहे हैं कि अतीत के लिए आज किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन जमीन पर तो ऐसा हो रहा है। मुझे तो लगता है ये सरकार नागरिक नहीं, भक्त तैयार करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में जो भक्तों की श्रेणी तैयार हो रही है, जो भक्तों की लंबी कतार तैयार हो रही है, वो अपने आका, अपनी राजनीतिक पार्टी, अपने नेता के उस मंशा से भी आगे निकलने की कोशिश कर रही है जिसमें उनके आका खुश होकर के उनको प्रोत्साहित करते हैं। और फिर नतीजतन देश के अंदर आपसी सौहार्द के ताने बाने बिखरते हैं। नतीजतन हिंदू मुस्लिम खाई गहरी होती है। नतीजतन किसी अखलाक, किसी पहलू खान का मॉब लिंचिंग होता है। नतीजतन गौमांस बता करके चिकन और मटन जैसे खाने वाले लोगों की हत्याएं की जाती हैं। नतीजतन ईद और बकरीद पर नमाज पढ़ने से रोका जाता है अपने घरों पर भी। और आप लगातार देखते हैं कि मौजूदा वक्त की बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें किस तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ में इन्हीं तमाम बिंदुओं की बुनियाद पर नफरत का जहर फैला करके किस तौर पर समुदाय विशेष के खिलाफ अपना फरमान जारी करती हैं। ठीक वैसे जैसे मुगल कालीन के राजाओं को लेकर के, जिन्हें मुसलमान सिद्ध करके दरअसल हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई को गहरा करने की कोशिश की जाती है। आपने देखा कि किस तौर पर ईद और बकरीद को सड़कों पर तो छोड़िए, अपने घरों पर नमाज पढ़ने से रोका जाता है। लेकिन इन दिनों कांवड़ यात्रा में देख लीजिए, आधे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, रास्तों पर शिविर लगाए जाते हैं और उन शिविरों की रक्षा पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। यही न्याय है? क्योंकि दोस्तों, एक बहुत मशहूर काव्य है, एक बहुत मशहूर कहावत है कि जो समाज इंसाफ नहीं दे सकता, उस समाज से डर, भय, आतंकवाद कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। याद रखिएगा इस बात को। बहुत शुक्रिया।